मैं जबरदस्ती का बोल रहा हूं, अगर पढ़ना है तो पढ़ो। अब हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग 2D लैटिस देख रहे थे, है ना? तो 2D लैटिस में क्या था, रिलेशन हमने किसके किसी बीच में एस्टेब्लिश किया था, बोलो। ए बी अल्फा के बीच में कितने लैटिस पॉसिबल बताया था, बताओ? 5। चलो 5 लैटिस कैसे होता देखो। तो लैटिस पॉइंट को मैं क्या दिखाता हूं, डॉट से दिखा देता हूं। 3 4 5 6 1 2 3, मैं एक के नीचे एक रख रहा हूं, 4 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3, सब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है? बोर्ड के कारण क्लोज हो गया होगा तो अलग बात है, उतना अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है? क्लियर बेटा? तो फर्स्ट ज्योमेट्री क्या होगी, ये वाली, हाँ है ना, बोलो। तो ये अगर सब में इक्वल डिस्टेंस है तो ये इक्वल टू भी बोल सकते हैं इसको। शेप कैसा आ गया, 2D है, स्क्वायर। तो ये पहला क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो इसके कोरस्पोंडिंग बेटा स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट इज स्क्वायर, तो स्क्वायर का कंडीशन क्या होगा, ए इक्वल टू बी और अल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा, 90। तो फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई करा, ठीक है? ये चौक से दिखेगा, एक मिनट रुको। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। दूसरा ज्योमेट्री बन गया, दूसरा ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अब इसका क्या होगा बेटा फिनोमेना, ए इक्वल टू नॉट बी, है ना? तो ये और बी नहीं इक्वल होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। अल्फा का क्या होगा, ज्योमेट्री क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम ना। थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हो गया, उसको कम कर देते हैं, पैरेललोग्राम है ना ये। इसको थोड़ा यहां दिखा दो, ठीक है? अब दिखेगा सही। ठीक है, ये ज्योमेट्री क्या होगी, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, ले लो, इसे लिखते हैं ना पैरेललोग्राम, तो मैथ का स्टूडेंट हूं, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी और अल्फा नॉट इक्वल टू 9। अब देखो इस ज्योमेट्री को हम लोग ऐसा बना सकते हैं क्या, इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बन गया, रोम्बस बन गया। चलो अब रोम्बस में क्या क्या होता है बेटा, ए इक्वल टू बी होता है, रोम्बस में तो इक्वल टू बी होता है ना, अल्फा 90 डिग्री होता है, हाँ वही 90 डिग्री नहीं होता, वही बोला, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल एज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री तो नहीं हो सकता ना,
ठीक है। अब देखो दूसरी ज्योमेट्री जो पांचवी है, यहां से बता नहीं सकते हो। अब क्या करेंगे, अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करेंगे। अरेंजमेंट क्या चेंज करेंगे, अब देखिए जो पॉइंट रखा था सब एक के नीचे दूसरा रखा था, एक के नीचे दूसरा रखा था। अब क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट रखेंगे सेकंड लेयर में। जैसे फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला यहाँ रखेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा ज्योमेट्री बनता है ना। अब थोड़ा अरेंजमेंट आप चेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब इनके बीच में रख दो। ठीक है, फिर यहां पे आएगा तो ज्योमेट्री कैसे बन जाएगी, देखो क्या बन गई, हेक्सागोनल। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है, हेक्सागोनल। दो ट्रायंगल्स निकाल दो इसको। दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट। यहां पे क्या चेंज किया, हमने जो पॉइंट लेटिस बनाया था, लेटिस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इन स्पेस इज नॉट ए लेटिस पॉइंट, लास्ट क्लास लिखा है ना। तो हमने क्या किया, उसके अरेंजमेंट को चेंज कर दी। अरेंजमेंट को चेंज करके क्या किया, जो हम लोग यहां से स्टार्ट करें जस्ट नीचे से, दोनों के मिडिल में पॉइंट रख दिया। तो क्या बन गया, हेक्सागोनल। तो इसकी ज्योमेट्री में क्या होगा बताओ, ये बी इक्वल होगा, हाँ ए इक्वल टू बी होता है ना इसमें, और अल्फा क्या होता है बेटा इसका 60 ना, अल्फा इक्वल टू 60। ठीक है, 120 जब होगा तब 3D जब होगा तब, तो समझ आया। इसका 120 होता ना ये सारे, हाँ हाँ सेंटर्स। ये वाला बोल रहा ना तुम, किसने बनाया उसको, चैप्टर फुल ऑफ इमेजिनेशन। जितना इमेजिन करोगे उतना आसान हो जाएगा। बना ले सबने, चलो क्या, दो पॉइंट को सेंटर ज्वाइन करो, 120 होगा ना, किसका 60 होगा ना, बता दिया, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटिस में क्या आएगा, 3D लेटिस। तो थर्ड टाइप इज 3D डायमेंशन लेटिस। तो किसी भी लेटिस पॉइंट का अरेंजमेंट अगर आप स्पेस में कर देते हो बेटा, तो क्या बन जाता है, 3 डायमेंशन लेटिस बन सकता है। लिखो, अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट, arrangement of lattice point in a space, arrangement of lattice point in a space, arrangement of lattice point in a space is known as, in a space is known as 3D lattice। 3D lattice। अब 3D lattice के लिए क्या क्या जरूरत होगा बेटा, पैरामीटर कितना जरूरत होगा बताओ, एक्स वाई जेड प्लेन है, तो पहले दो प्लेन था तो आपको कितने एंगल की जरूरत थी, एक एंगल। अब 3 प्लेन है आपके पास, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, फिर 3 एंगल, तो टोटल पैरामीटर कितने होंगे, 6। तो लिखो, फोर 3D lattice
6 parameter that is three distance and three angle, that is three distance and three angles are required. ऑर्गेनिक में वर्कबुक बना रहे हो? बन रहा है तो? अभी तो नोमेनक्लेचर नहीं बना है। तो नोमेनक्लेचर वाला तो बन नहीं रहा है? बन रहा है। तो अभी जीओसी 1 जीओसी 2 बनना चाहिए ना। नोमेनक्लेचर के चक्कर में कोई एक क्वेश्चन आएगा, नोमेनक्लेचर से आएगा भी नहीं आएगा। सर वो एम7 से जीओसी 1 बना है। तो इधर जीओसी 2 नहीं वो चलेगा। तो ये वर्कबुक बनाया तो वर्कबुक में अच्छा से क्वेश्चन है। आइसोरेज खत्म हो गया? नहीं, कंफर्मेशन वाला क्लास। क्या कंफर्मेशन किसका चल रहा है? ये पिछले क्लास की जीआई हां ईजेड हो गया? हां ये तो पढ़ो और जर्निंग भी करो और साथ में फिजिकल तो हो जाएगा। हमको पता है सब बच्चे जिसको मैं यहाँ पे पढ़ा मुझे बोलता था फिजिकल में पेपर देखा था, बोलता था फिजिकल में क्वेश्चन ऐसे लगता है देखा है। समझ में? तो हो जाएगा वो। इनऑर्गेनिक ज्यादा करो। इनऑर्गेनिक भी मैंने बहुत ही कम पढ़ाया आपको, क्योंकि एक एसप्लो पढ़ाया, एक फ्लो पढ़ाया। केमिकल बॉन्डिंग में जो बैठे थे तो अभी तो कोरोना का समय है। अब क्या करो, घर में बैठा रहेगा, स्कूल वाला तो चलेगा क्लास, तो स्कूल वाला क्लास को लॉगिन कर दो, साइलेंट कर दो उसको जूम पे, और उसमें जो क्लास वाले टाइम में बैठते हो उसमें पीरियोडिकल देख लो बेटा। और पीरियोडिकल देखने क्या है आपको? फर्स्ट वाला लेक्चर तो देखना नहीं है, मैं एनडी वगैरह बताऊंगा, क्या बकवासी देखोगे। लुथर मेयर लेकिन कर्व देख लेना। लुथर मेयर कर्व से क्वेश्चन आता है, और पिछले बार वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम था लुथर मेयर कर्व। ठीक है, तो लुथर मेयर कर्व से स्टार्ट कर देना, तो फिर बाकी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और ज्यादा लंबा लेक्चर है नहीं, 5 दिन का लेक्चर एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में? क्योंकि तुम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, HOCl, जितना नंबर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बढ़ता है उतने एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें अगर भूल गए तो एक बार देख हो जाते हैं, क्योंकि आता है तो बच्चों को ध्यान नहीं रहता, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है ना। तो इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या, जहां भी एक्सेप्शन है ना दूसरे पेन से कर लो। और अभी ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग का पेन यूज करो। ठीक है, यहां तो लिख लिया। तो देखो अब यहाँ पे 6 पैरामीटर है, तो अपने एक्सिस के लोग होंगे। तो लेट अस सपोज एक्स एक्सिस के लोग ए है बेटा, वाई के लोग मैंने बी मान लिया, और जेड के लोग क्या मान लिया? सी मान लिया। तो देखो एंगल फिजिक्स में सर बताए होंगे आपको, तो अगर आपको सर बताएंगे ए के सामने क्या होता है, अल्फा होता है। कौन सा थ्योरम बोलते हैं? लेमिस थ्योरम बोलते हैं ना, लेमिस थ्योरम बोलते हैं ना। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, वैसा बोल जाओगे ना, ए को छोड़ दो, बी और सी के सामने अल्फा, जो बाकी बच गया उसमें दूसरा एंगल लगा दो। अब बी के सामने देखना है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा? बीटा। और सी है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? तो ये बेसिकली 6 पैरामीटर। तो ये 6 पैरामीटर ए बी सी का रिलेशन और वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, उसके साथ हमारे पास कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल लेटिस। सही है। तो ये लिखने के बाद उसको बाद लिखो, नीचे लिखो। इसके बाद जो मैं बताऊंगा आग गड़ा के देखना, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्रिक से बता दूंगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देता है लेटिस के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा लेटिस है क्या नहीं है, बस ये कंसेप्ट याद रखना, अपने आप हो जाएगा। चलो लिख लिया इसको, देखो ऑन द बेसिस ऑफ relationship between A, B and C, on the basis of relationship between A, B and C and values of alpha, beta and gamma, and values of alpha, beta and gamma, 7 types of crystal system, in bracket unit cell भी लिख सकते हो, in bracket unit cell are possible. 7 type of crystal system in bracket unit cell are possible. अब कौन कौन से पॉसिबल हैं वो देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है।
चलो चार्ट बनाओ, चाहो तो कॉपी वैसे कर लो, उसमें बनाओ आसान रहेगा। हाँ जैसे तुम अभी किया हो ना माधव वैसे। हाँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, लेसन between relation between A, B and C. Value of alpha, beta and gamma. एंगल है ना ये, अल्फा बीटा एंड गामा। उसके बाद पॉसिबिलिटीज यूनिट सेल की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो देखो मान लो बीटेक तुमने कर लिया और एक कंपनी में तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है। कंपनी का नाम बहुत डिफरेंट टाइप का आपका C2HRMT 7 हो गया ना, क्या नाम है C2HRMT कंपनी का नाम आपका। ठीक है, ये कंपनी है जापानीज कंपनी मान लो। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब सी से क्या होगा बेटा क्यूबिक, टी से ट्राइगोनल, ओ से बताओ ऑर्थोरोम्बिक, एस से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइको। सही है। अब रिलेशन क्या है ध्यान देते जाना, रिलेशन एकदम उत्तम हो जाएगा। क्यूबिक क्या होता है बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है ना, ये तो पता है तुम्हें। तो देखो कैसे करना है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये क्यूबिक हो गया। अब ट्राइगोनल में क्या होगा बेटा A इक्वल टू B होगा बट नॉट इक्वल टू C। सही है, समझ रहा। अब इसमें क्या हो जाएगा A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब फिर क्या करना है, अब देखो यहां 3 तक आ गया, 3 के बाद उल्टा चलना स्टार्ट करो। गाड़ी कहां पर पहुंचेगी, ये वाली। क्लियर है, उल्टा चलना स्टार्ट करो। याद रहेगा ये कंपनी का नाम है तुम्हारा, ये तुम्हारा जॉब प्रोफाइल है, वैसे याद रखना आपको। उसका देखो उल्टा चलो, अब क्या हो जाएगा बेटा A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। सही है, क्लियर है। रोम्बोहेड्रल रोम्बस है तो ये सीधा इस पे आ गया। अब यहां पे आके आपको रिलैक्स महसूस करना है, बस यहां आंख बंद करके दोनों लिखना है A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहां पे भी याद रहेगा। सीरीज क्या बनाना है A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर एक को हटा देना है A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, एक इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब फिर उल्टा चलना है, सेकंड वाले को यहां लिखना है A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहां पे क्या लिखोगे A इक्वल टू B इक्वल टू C, उसका दोनों में नॉट इक्वल टू। सही है। अब रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा देखना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे याद रखोगे ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक बार रोम्बोहेड्रल का पूछ दिया आईआईटी, तो ये आपको याद रहेगा, चार्ट बता दोगे ना। चलो अब इसमें देखो बेटा 3 तक सेम चलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। 3 तक यहां तक सेम लिखते जाओ। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, यहां तक आपका
चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा बेटा 90 डिग्री और गामा क्या होगा 120। अब इस केस में क्या होगा, रोमोइडल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी आपका इक्वल नहीं होगा, सही है। नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। सेम इसमें आप इसको रिपीट कर दो, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा होगा बेटा 90 डिग्री और जो गामा होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें तीनों आपके को इक्वल है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, सभी 90 डिग्री। याद रहेगा, तीन तो सेम रखना है ना, चौथा में ये, पांचवा में ये, छठा सातवां, ठीक है। अब आपकी कंपनी का नंबर भी होगा ना, ठीक है। तो कंपनी ने आपको नंबर दिया है, तो पॉसिबिलिटीज नंबर आप रखना है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1। दिस इज योर कंपनी नंबर, ठीक है। क्या क्या है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, सही है। आपकी कंपनी का नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कितने लेडीज पॉसिबल हो गए टोटल ऐड करके बताओ। 14। अब ब्रेविस लेटी सुना है, तो कितने टाइप्स के ब्रेविस लेटी सुना बेटा 14। तो टोटल लेटीज आपको कितने हो गए 14। तो नंबर आपको याद रखना है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1 और इधर सीटो HRMT, ठीक है। कंपनी का नाम आपका सीटो HRMT। बाकी मैंने ये बताया कैसे ट्रिक है, इसका कैसा ट्रिक है बता दिया। इसका नंबर क्या रखना है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, सही है। टोटल ब्रेविस लेटिस कितना हो गया, टोटल ब्रेविस लेटिस। अब ध्यान दो, अपने क्या क्या लेटिस पढ़े थे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कितना होता था 1, नॉन प्रिमिटिव कितना था 3, सही है। तो देखो अगर आपके पास 3 है बेटा, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रिमिटिव वाला पॉसिबिलिटी है पहला, तो फर्स्ट क्या होगा प्रिमिटिव होगा, तो इसको मैं पूरा लिख रहा हूं प्रिमिटिव मतलब सिंपल कीबोर्ड इसी को बोलते हैं। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, बॉडी सेंटर, और तीसरा क्या बनेगा बेटा फेस सेंटर, सही है। तो 3 है तो आपको इतना ही मिलेगा, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। बनाने का तो अलग अलग बना लेते हैं, सेंटर बना लेते हैं, सेंटर बना लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर 2 है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव को मैं पी लिख दूं और दूसरा बॉडी सेंटर होंगे बेटा। प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर होगा, फेस सेंटर होगा और क्या होगा एंड सेंटर। इसी क्या है यहाँ पे एंड सेंटर, ठीक है। एंड सेंटर में क्या होता था 2 अपोजिट वाले होता था, मैं आप लोग ये भी पढ़ेंगे अभी, टेंशन मत लो। इसमें केवल प्रिमिटिव होगा, इसमें भी प्रिमिटिव होगा, इसमें प्रिमिटिव होगा बेटा और बॉडी सेंटर होगा, इसमें भी क्या होगा प्रिमिटिव होगा। इसको भी ऐड करोगे तो आपको 14 ही है, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा ये। अब इतने जो हमारे ब्रेविस लेटिस हैं, इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन दिख रहा है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिक। तो जितने भी मैक्सिमम स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, क्यूबिक पाया जाता है, इसलिए क्यूबिक पढ़ना है और पढ़ना दूसरा क्या हेक्सागोनल पढ़ना है कम से, ठीक है। तो चलो लिख लिया इसको, बना लो आराम से बनाओ, हो गया। पिछला प्रैक्टिस कर रहा हूं ना 11th क्लास, थर्मोडायनामिक्स कर लिया। हाँ आयनिक तो उसी टाइम पढ़ा कर आपकी इनऑर्गेनिक दूंगा, अभी जेई का टेस्ट होगा ना तो केमिकल बॉन्डिंग भर के दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, गैसेस स्टेट, मोल कंसेप्ट, ये आपकी रहेगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो होगा उसमें पूरा 11th 12th का माइंड, तब तक तो 12th पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करो कोई दिक्कत हो जाएगा आराम से, खाली क्वेश्चन बनाते रहो, क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी तो बोर्ड के लिए टेंशन बिल्कुल मत लो, बोर्ड में लास्ट में 1 महीना पढ़ोगे आराम से पास होगे, 90 नंबर टॉप, 90 प्लस ही रहेगा सेमेस्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए तो, ठीक है। चलो ऐसे सिलेबस भी शॉर्ट कर दिया तुम्हारा। देखो, आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम, आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम, cubic crystal system, out of this 7 crystal system, cubic crystal system is most symmetrical, is most symmetrical, is most symmetrical, is most symmetrical and more common, and more common, and आगे लिखो and most of the structures have cubic crystal arrangement, cubic crystal arrangement। जितने भी स्ट्रक्चर आप देखते हो ना उसमें क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल अरेंजमेंट। तो अपने को क्या पढ़ना है, क्यूबिक क्रिस्टल अरेंजमेंट। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ वो आपको आता भी होगा तो आप पैसे से रख के सुनना, और नहीं आता होगा तो सीख लेना, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस बेटा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाने वाले आते हैं, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल आएगा डिफेक्ट से, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा डेंसिटी से है, बस इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर बहुत ही कम सिलेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन वही है कि दिमाग अगर बच्चे का 3D में काम नहीं करेगा गड़बड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्यूब बनाना सीखो। कोशिश करो क्यूब जब बनाओ दोनों साइड में गैप इक्वल होना चाहिए, कोशिश करने से हो जाता है, और नहीं भी होता तो समझ के चल जाना तो काम बन जाएगा। लेटर सपोज ये अपने रूम को मान लो क्यूब, ठीक है। तो हम लोग कॉर्नर पे एटम को फिक्स कर रहे हैं, कहां फिक्स कर रहे हैं, कॉर्नर को। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर एटम बोलेंगे। तो हमने कॉर्नर पे फिक्स कर दिया। कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग दिखाने के लिए बेटा ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा अरेंजमेंट होगा तो क्रिस्टलाइटिस बनेगा ही। क्रिस्टलाइटिस क्या होना चाहिए, क्लोजली पैक्ड होना चाहिए ना। तो ये स्फीयर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, केवल हम लोग दिखा रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये टच करेंगे तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, कॉर्नर। क्या बोलोगे, कॉर्नर। अब मानो कि ये रूम है, कितने फेसेस है इसमें, एक ये फेस हो गया, एक उस साइड वाला 2 3 4, एक नीचे 5, एक ऊपर 6 हो गया। तो टोटल 6 फेसेस है। तो फेस पे हमें रखना है, तो फेस के सेंटर में रखो। अब हम लोग कहां रखें, एक यहां पे रख दो, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे। अब क्या होगा, एक फ्रंट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। तो ये मेरा क्या होगा, टॉप, ये क्या होगा, बॉटम। इस साइड का लेफ्ट है ना, और ये राइट हो गया। अब यहां पे क्या होगा, फिर से एक फ्रंट होगा और एक बैक होगा। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं। अब एज कितने होते हैं, उसको तो एज बोलते हो, जो कॉर्नर को मैच करता है ना। सिंपल सी बात है, एक फेस में कितना एज है, 4। कितने फेस है, उसके हिसाब से एक फेस में बाकी एज भी तो कॉमन होते हैं। 8 4 12 हो गया ना, बाकी तो 4 फेस तो कॉमन है ना दो में। इसमें देखोगे तो एक एज ये और एक फेस इसके लिए भी कॉमन हो गया ना, 12 ना, 12 एज हो गया ना। तो अब एज किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये सारे एज। और तो एज में फिट करो, ठीक है। तो पीला वाला से एज फिट करो।
1 2 3 4 5 6 12 है ना? सही है, भरोगे ना? ये सारे क्या होगा बेटा? दिस इज नॉन एज एच। अब देखो जिसको मैं हैचिंग कर रहा हूं, इसे क्यू का क्या बोलेंगे? फेस, है ना? ये क्यू का क्या होगा? फेस होगा। अब देखो बॉडी सेंटर का कहां पे होगा? बीचों बीच। तो देखो बीचों बीच में दिस इज योर बॉडी सेंटर, और फेस सेंटर एक को मान लेता हूं, यहां पे एक को दिखा देता हूं। दिस इज योर फेस सेंटर, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब डायगोनल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब ये बेटा एक फेस है, एक भी फेस होगा, होगा होगा कि नहीं? अब देखो डायगोनल में बनाता हूं। अब इसको कौन सा डायगोनल बोलेंगे? फेस डायगोनल बोलेंगे। ध्यान देना, अब जो फेस डायगोनल है, तो ये हर फेसेस में कितना पॉसिबल है बेटा? मानो ये बोर्ड है, बोर्ड से फेस है, तो यहां पे बीच में, बोर्ड के बीच में मैंने रख दिया एक स्फीयर, सही है? तो इस कोने से लेके एक इस कोने तक आएगा, दूसरा इस कोने से लेके इस कोने तक आएगा। तो इस फेस पे कितने डायगोनल पॉसिबल है? 2। कितने फेस है टोटल? कितने डायगोनल? 12। क्लियर है? तो इस फेस पे 2 है, टोटल कितना होगा? 12। लेकिन ये किससे किससे क्रॉस करेगा? अगर एक डायगोनल है तो बेटा एक कॉर्नर पे यहां पे एटम रखा हुआ है, दूसरा कॉर्नर पे यहां पे एटम रखा हुआ है, और तीसरा बीच में है। तो 2 कॉर्नर एटम से क्रॉस करेगा, और तीसरा किससे क्रॉस करेगा? बॉडी सेंटर, सॉरी फेस सेंटर वाला एटम से करेगा ना? तो इसको क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। ये आपका हो गया फेस डायगोनल। क्लियर है? हाँ ना? चलो अब हम मिला रहे हैं, देखना ध्यान से। अब देखो इस लाइन को मैंने इस लाइन से मिलाया, ठीक है? तो ये कौन सा डायगोनल होगा बेटा? बॉडी डायगोनल, सही है? इस डायगोनल का नाम है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। अब मुझे बताओ एक पूरा क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4 होंगे। कैसे? देखो इसको क्यूब मान लो, तो सपोज मैंने ये टॉप पकड़ लिया, तो दूसरे का बेस चंदन जा बेटा, बेस 1 हो गया बेटा। दूसरा इस टॉप को पकड़ो, उसका बेस 2 हो गया। तीसरा नीचे को पकड़ो, उसका ऊपर, चौथा उधर का ऊपर पकड़ो, नीचे। इस तरह से क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। लेकिन चारों एक बॉडी सेंटर से गुजरेगा कि नहीं? एक बॉडी सेंटर से चारों गुजरेगा, सही है? तो ये टच किसको किसको करेगा? 2 कॉर्नर क्यूब को टच करेगा, और एक किसको टच करेगा? बॉडी सेंटर। क्लियर है? तो ऐसा मैंने क्यों बताया? क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है कि एक को हम निकाल दिए फेस सेंटर से, मतलब फेस सेंटर को पूरा गायब कर दिए। तो फेस सेंटर के एलिमेंट है, सारे को गायब कर दिया एटम को। तो बताओ कि क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा? तो उस समय ये काम आएगा। किस कौन कौन गायब होगा? ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब। आ रहा है आइडिया? समझाया? नहीं, एक ही से गायब किया ना, एक ही सबसे गायब कर दोगे तो फिर कैसे बनाओगे? बचेंगे नहीं ना, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो अभी आप इसको फिगर बना लिया। चलो अब आप बताते जाओ। एक क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होगा? 8। नंबर ऑफ कॉर्नर तो क्यूब में 8 होगा ना? चलो नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ एजेस
कितना होगा 12। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना होगा 6 ही होगा, हाँ, जितना फेस उतना फेस सेंटर, सही है। नंबर ऑफ एज सेंटर, नंबर ऑफ एज सेंटर 12 आपके क्या होंगे एज सेंटर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होगा, बॉडी सेंटर का ओनली 1, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा, नंबर ऑफ फेस डायगोनल। तो कैसे निकालते हो फेस डायगोनल, मैंने समझाया। कितने फेस सेंटर है बेटा 6 आपके फेस सेंटर है, उसमें एक में कितने हैं 2 है, टोटल कितना होगा 12, तो ये 12 होगा। अब ये पासेस थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किससे किससे पास करेगा, पासेस थ्रू किससे किससे पास कर रहा है, 2 कॉर्नर, 2 कोने से पास कर रहा है ना, 2 कॉर्नर एटम, सही है। 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर प्लस 1 फेस सेंटर, याद रहेगा 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर, तो ये इससे पास कर रहा है। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो ये पाइथागोरस लगाओगे क्योंकि 90 है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, क्या होगा रूट अंडर 2 ये, ठीक है। चलो ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अभी हम लोग फिर से करेंगे, बस अभी इसके पहले देखो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इक्वल टू रूट, सही है। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा बेटा, अभी समझा ना, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज 4। पासेस थ्रू कहां पास करेगा, पासेस थ्रू कितना कॉर्नर होगा इसका, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर, पासेस थ्रू क्या लिखोगे 2 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी का सेंटर, ठीक है। इसको शॉर्ट में बीसी लिख सकते हो, क्लियर है। अब आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा, √3 है, ठीक है, सही बोलो। देखो कैसे, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है अपना, बताओ। ये अगर ट्रायंगल फोल्ड करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल होगा बेटा, होगा। अभी फेस डायगोनल की कितनी वैल्यू निकाला, √3 निकाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये वाला अगर मिलाओगे इससे आगे तो ये क्या बन जाएगा, फेस डायगोनल बनेगा, तो ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म होगा। दिस इज ए, दिस इज √2a, तो a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, √3, सही है। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर, इसको अभी कल लिख लो, उसका फिर हम 1 क्यूब से 8 क्यूब कैसे बनाते हो दिखाते हैं, उसको भी रिलेशन करना जरूरी है। 1 क्यूब से 8 क्यूब, ठीक है। तो मैं अभी समझाता हूँ आपको, जैसे चंदनों को थोड़ा बार बताया तो मैं आपको समझा देता हूँ।
लिख लिया तुमने? आस्था हो गया बेटा आपका? आस्था समझ रहे हैं? अब तक आसान लग रहा है कि खराब लग रहा है चैप्टर? ठीक लग रहा है? ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ। अगर इसको समझ गया बेटा तो बस। मैंने क्या बोला, ये और ये दोनों खतरनाक चीज है, इसको बस ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है? कट गया नेटवर्क, छोड़ो। अब देखो, थोड़ा इमेजिनेशन के लिए ले जाता हूं मैं क्योंकि और आपको। ठीक है? जैसे जानते हो स्टूडेंट जब रहता है तो हम लोग से क्यों नहीं बनता था, टीचर बनने पे क्यों बनता है? सही बता रहा हूं, ठीक है? नया बात नहीं बता रहा मैं। होता था, हम हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी बिठा देते हैं ना टीचर, तो इसको तो प्रैक्टिस कर, 3-4 बार पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस होते जाता है तो परफेक्ट क्यों बन जाता है। आपसे भी प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। चलो आप रियलाइज करो। देखो अब क्या कर रहा हूं बेटा, इसके बीचों बीच से काट रहा हूं इसको। ठीक है? एक बार इसको काट लो। गड़बड़ हो गया। हाँ? ये ना यहाँ से बढ़ेगा? छोड़ के वो लाइन बढ़ेगा, उस लाइन के पार चले जाएगा। तो हाँ, ये एक्चुअली क्यूब सही से नहीं बना, कट कर दो तो जाकर पे, इसलिए मैं गड़बड़ कंफ्यूज हो गया, कट नहीं कर रहा था ना। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको इधर से करना है। तुम लोग पहले से किया हुआ क्या? नहीं सर, ये लोग राइट में नीचे क्या हुआ? आप बाउंड्री गलत मान रहे हैं, बाउंड्री राइट वाला लाइन सर, नीचे वाला लाइन मतलब आगे नहीं है। कौन सा लाइन? ये सिंक वाला, हाँ वो वाला वही करेगा, वही तक रहेगा। ये वाला हाँ वो नहीं, उसको बिठा आगे से शो उल्टा हो गया क्या? हाँ तो यस, तो आप आगे और पीछे वाला को आगे तक फिक्स ये बोल रहे हो? हाँ यस। हाँ ये सही है। ये आपका यहाँ तक आएगा ना, ये यहाँ तक ऐसा होगा ना? अब सही है। अब देखो बीचों बीच से लाइन खींचनी है तो लाइन खींच दो। हो गया।
ऐसे कटेगा ना, यस इसको ठीक है। अब देखो ये क्यूब कहां से दिखेगा आपको पहले, राइट कॉर्नर लेकिन इसको काटना चाहिए, इसको इस पॉइंट को कैसे कटेगा ना इसको, ये चीज है ना, क्यूब अगर बराबर नहीं बनता तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है सही है ना। मतलब क्यूब कहां कहां से आ रहा है, ये पूरा ये किसके साथ, है ना, दूसरा ये पोर्शन पूरा, उसके बाद ये वाला, ये इसके साथ ये वाला ना क्यों पूरा बीच वाला पूरा, इसके एक पीछे होगा 2 बनेगा नहीं, दिख नहीं रहा, दिख रहा ना पूरा बाहर वाला क्यूब 2, इसका नाम क्या दोगे, इसका बगल वाला क्यूब का 3 4, सेम यहां पे क्या होगा बेटा 5 6 7, पूरा टोटल 8 क्यूब बन गए, क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन देखना है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं अभी, ये तो 20 पॉइंट है, यहां पे एक एटॉम को फिट कर देता हूं वाले 20 वाले पॉइंट पे, ठीक है। तभी पूरा बड़ा क्यूब है, ये पूरा मैं 8 क्यूब को नहीं मान रहा हूं, ये पूरे क्यूब को मान रहा हूं, तो एटम सीधा बीच में फिट हो गया, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा इसका बॉडी सेंटर, बड़ा वाला क्यूब के लिए बॉडी सेंटर, हाँ बड़ा वाला के लिए, छोटा वाले क्यूब के लिए कॉर्नर भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्यूब, समझ रहे है ना। तभी मैं बड़े वाले क्यूब की बात कर रहा हूं, तो ये पहले मैं बॉडी सेंटर की बता रहा हूं, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर अगर पूरे में ये पूरे क्यूब को केवल मान रहा है 1 यूनिट, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, तो कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं 1 2, सही है, समझ रहे हो बात को, 3 4 5 6 7 8, सबको अलग अलग क्यों मानता हूं, सबको अलग अलग क्यों मानूंगा, तो जब सबको अलग अलग क्यों मानोगे तो ये क्या होगा, कॉर्नर पोजीशन होगा, होगा। तो अगर कॉर्नर पोजीशन पे होगा तो कहने मतलब इस कोने पे है, तो 8 क्यों कैसे कैसे होंगे बेटा इसमें, इस कॉर्नर पे अगर आप रखोगे तो बोर्ड के कॉर्नर में मैंने रखा, तो 8 इसके पास होंगे, कैसे, एक इसके पीछे वाला कमरा, एक इसके दाएं, एक बाएं, आगे नीचे ऊपर, इसका होगा कमरा, तो टोटल कितने होंगे 8 होंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमेशा 1/8, सही है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग जो 2 यूनिट का क्यूब है आगे और पीछे वाले का, जैसे मानो कि एज ये है, ये वाला एज है, तो ये हमारा आगे है, इसके पीछे वाले है, तो दोनों कॉमन रहेगा, तो दोनों क्यूब को मैंने एक क्यूब मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, कितने क्यूब होंगे टोटल 4 हो गए, 2 को एक माना। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, 1 और 2 क्यूब को एक मान रहा हूं, 3 4 को एक मान रहा हूं, 5 6 को एक मान रहा हूं, और हमने क्या मान लिया 7 8 को एक मान लिया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एक पे 1/4 हो जाएगा, क्लियर है, दिख रहा है ना, तो 1/4 हो जाएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा 1/4, और ये हमारा क्या कहलाएगा एज सेंटर, ये अपना क्या बनेगा एज वाला, तो एज वाला का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4। अब देखो, अब क्यूब का थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो पूरा यूनिट है 1 2 5 6, ऐसा मान लो 6 5 या 5 6,
तो ये पूरे एक साइड वाला एक क्यूब हो गया बेटा, और दूसरे साइड वाला क्या होगा, दूसरा क्यूब होगा। तो ये जो एटम रखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर, फर्स्ट वाले क्यूब के लिए। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। तो 1 2 5 6 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 3 4 7। इन दोनों को मैंने ये दो क्यूब बना लिया, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, और ये हमारा क्या कहलाएगा फेस सेंटर। समझ में आया कंट्रीब्यूशन। तो तुमको क्या ध्यान रखना है, 8 कमरे। तो तुम जहां भी आपको एग्जाम सेंटर पड़ेगा वहां भी कमरा में बैठोगे, झोपड़पट्टी में थोड़े बैठाएगा, ठीक है। तो कमरा से डिसाइड करना। तो देखो बेसिकली क्या होगा मैं समझा रहा हूं, इतना ना करके ऐसा भी समझ सकते हो। सपोज ये अपना कमरा है, सही है, ये हम लोग कमरा है। एक अपने कमरे के इधर कमरा होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। सेम कमरे क्या होंगे, ऊपर भी हो गए, तो कितने हो गए टोटल 8 कमरे हो गए। तो इससे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग आराम से। जैसे मानो एज को डिसाइड करना, तो एज तो बेटा ये वाला है, सही है। तो एक इधर वाला, एक इधर वाला, अब दो ऊपर हो गए। कितने से कॉमन आ गया, 4 से आ गए, होगा कि नहीं। जैसे मानो एज इसको मान लो, जिसको हमको वीडियो में दिखाना है बच्चों को, तो एज ऊपर वाला होता है बेटा बोर्ड का एज। तो कितने को टच करेगा, एक कमरा उधर एक कमरा इधर, दो उसके ऊपर वाले, कितने उनका डिवीजन होगा 4, इसलिए कितना लिखा 1/4। कॉर्नर वाला तो समझा दिया, ठीक है। कॉर्नर वाले में सारे 8 का डिवीजन आएगा, ठीक है। अब इसका फेस वाले का, फेस वाले को देखो कौन सा टच कर सकता है, केवल फेस में कोई ऐसा रखा हुआ है, सामने वाला एक ये घर है, इसके पीछे वाला टच करेगा उसको, ये दो होगा केवल, इसलिए 1/2। तो आज क्या करना है, सेंटर पे 1, ठीक है, सेंटर पे 1, फेस पे 1/2, एज पे उसका हाफ कर दो 1/4, और कॉर्नर पे 1/8। याद रहेगा, सेम घर से याद रख लो, ये कमरा से ऐसे ही कर सकते। तो इसको बना लिया सबने, इमेजिनेशन हो गया, क्या सुन लो, हो गया इमेजिनेशन, कर लोगे आप चंदन। देखता हूँ प्रोजेक्ट जाएगा, क्लास में वीडियो दिखाऊंगा, क्या करूंगा पता नहीं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, पूरा सब विजुलाइज हो रहा है ना बस। क्या किसमें डिफेक्ट जरूरत पड़े, डिफेक्ट अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या क्या यूनिट सेल होता है हमारा, फर्स्ट SCC, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट, इसको दूसरे नाम से क्या नाम होता है, प्रिमिटिव, इसी को प्रिमिटिव बोलते हैं ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जैसे रूम में कॉर्नर में एटम केवल प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट। तो लिखो यूनिट सेल in which atoms are present at only corner. Atoms are present at only corner. तो केवल कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल। प्रोजेक्टर के चक्कर में इतना रीजन नहीं पढ़ा रहा था मैं, क्या पता था। ठीक है, ये होगा कहां कहां बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा कॉर्नर में सारा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे इसके,
लेटिस पॉइंट शॉर्ट में इसको लिखते हैं एलपी, तो लॉन्ग पे इसको नहीं पढ़ लेना, सही है। और एक तो कहां पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे, है ना, क्लियर है। तो देखो ये 2D व्यूज है, मैं 3D दिखाना चाहता हूँ, तो कभी ग्रुप में दिखाया रहता है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसका 3D व्यू, यहां से जो टचिंग वाले होंगे सारे इस टाइप करके, ये सारे टचिंग एलिमेंट आएंगे, तो ये सारे आपके क्या होंगे, फिल होंगे। ठीक है, और ये सारे पोर्शन में क्या होगा, 5% होता है थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह का दिखा 3D में, सही है। तो ये आपका क्या होगा, 3D। एक का भी बता दें, 3D, बाकी सबका जरूरत तो नहीं है, एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। अब इसके बाद कौन सा क्यूबिक आता है, इसके बाद आता है सेकेंड इज आवर बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, इसमें लिखो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक देखो, यूनिट सेल इन विच एटम आर present, unit cell in which atoms are present at corner, atoms are present at corner as well as at बॉडी सेंटर, होगा ना बॉडी सेंटर भाई। तो मैं तो यहीं से चेंज करके लिख सकता हूँ, तुम अपना लिख लेना, ठीक है। मैं तो ये फिगर चेंज कर देता हूँ। बॉडी सेंटर कौन होगा बेटा, ये बीच वाला, तो बीच वाले में क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर, दिस इज नोन एज बॉडी सेंटर। इसका लेटिस पॉइंट कितना होगा, बता देता हूँ, बताओ लेटिस पॉइंट कितना होगा, एक कॉर्नर वाला और एक बॉडी सेंटर वाला, कितना होगा। एक तो बेटा कॉर्नर वाला है और एक क्या है, बॉडी सेंटर वाला, कितना होगा लेटिस पॉइंट होगा, 9 होगा ना, ठीक है। लेटिस पॉइंट पूछ देता करेंगे। अब थर्ड जो हमारा होता है दैट इज फेस सेंटर। फेस सेंटर यूनिट से, या फेस सेंटर क्यूबिंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोला जाता है फेस सेंटर क्यूबिंग, मतलब एफसीसी। इसको बोला जाता है बीसीसी, ठीक है ना। बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर यूनिट से या क्यूबिक से, जो भी लिखना है, एफसीसी, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर। यूनिट सेल इन विच atoms are present, unit cell in which atoms are present at corner, atoms are present at corner as well as at face center, as well as face center। मेरा तो ये से काम बन जाएगा, तुम लोग बेटा बेटा लिखो। एक यहाँ पे होगा बेटा, इसको टॉप बोल देते हैं, इसको क्या बोलोगे, बॉटम, लेफ्ट, राइट,
फ्रंट वाला और एक अपना बैक वाला, ठीक है। ये होगा ना इसका सिमेट्री। हो गया, बराबर जल्दी से बता दो। इसका लेटेस्ट पॉइंट बताओ मुझे, कितना होगा? कितना होगा? 14, है ना। तो लेटेस्ट पॉइंट इसका कितना होगा? 14। चलो लेटेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। लेटेस्ट पॉइंट, दिस इज योर LP। तो देखो बेटा, 8 कॉर्नर वाले हैं और 6 क्या है? फेस सेंटर वाला है। टोटल कितना हो जाएगा? सही है। क्लियर है? अब इसके बाद लिखो, काम करने नहीं, एज सेंटर लिखो। ये तीनों ही पूछते हैं आपको बोर्ड में, बाकी ये तो जेई में करके बात पूछता है। अब एज सेंटर क्यूबिक बोलेंगे तो कहाँ काम करेगा बेटा? ये कॉर्नर पे रहेगा और साथ में एज के सेंटर पे लिखो, एज सेंटर क्यूबिक। द यूनिट सेल इन विच atoms are present at corner as well as at कहाँ पे होगा? एस सेंटर, as well as सेंटर। पूरा मिटाना पड़ेगा थोड़ा। ये कॉर्नर वाले हैं और साथ साथ में क्या कहाँ पे करेगा? एज के सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो एक कॉर्नर वाला सप्लाई आपका बता। अब एजेस कौन सा होता है? ये के होगा, ये के हो गया, ये सारे हो गया 12। हमें तो 4 आया ना, ठीक है। 12 हो गया, सही है। लेटेस्ट पॉइंट कितना होगा? 8 कॉर्नर और 12 क्या होगा? 12 आपका एज सेंटर। कितना हो जाएगा? ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास है इन सेंटर लिखिए। सेंटर क्यूबिक में क्या क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे कहां प्रेजेंट होगा? इस पर ECC बोलते हैं, ठीक है। देखो, यूनिट सेल इन विच atoms are present, unit cell in which atoms are present at corner as well as in center में कहाँ रहता है बताओ चंदन, लास्ट बार बताया था। as well as two opposite faces, देखो as well as two opposite faces बताया था। 2 opposite faces मतलब टॉप है तो ऊपर, टॉप इधर ये होगा ना अपोजिट, इसके पास इसके या उसके या उसके एसी वाले के पास या तो बोर्ड वाले के पास, है ना। ऐसे तो इसको मैं अलग से बना ही देता हूं।
इसमें बहुत कचरा पिटी हो गया है। है ना? ये सारा चीज है कॉर्नर मेरा इसमें तो पहले दो कहाँ रहेगा, इसी जगह में तो दो फैसेस है ना। एक यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दो, आप चाहो तो यहाँ रखो या ठीक आगे पीछे, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ लेटेस्ट पर कितना होगा इसका? लेटेस्ट पॉइंट कितना होगा? 8 कॉर्नर वाला बेटा प्लस 2 ऑपोजिट फेसेस, ऑपोजिट फेसेस मतलब वो लिख दिया हूं, कितना होगा? 10 होगा ना, ठीक है। अब जो सबका कंट्रीब्यूशन है उसको देखना है, समझ रहा है कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है। अभी मैंने बताया ना 8, पहले वाले 8 क्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा था, दूसरा 4 क्यू को, तीसरा 2 को और लास्ट वाला 1 के, ठीक है। बता ना 8 वाला याद है, तो उसी चीज को मैं लिख देता हूं, बता दो उसको, हो गया। Contribution of atoms percent at different location. Contribution of atom percent at different location. डिफरेंट लोकेशन पे जो एटम प्रेजेंट होते बेटा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी होगी, यस ना। देखो लोकेशन ऑफ एटम की बात करते हैं पहले, लोकेशन नंबर ऑफ शेयर यूनिट से। हाँ मैंने फिगर में वहां पे किसी नहीं बताया था आपको, थोड़ा जो 8 लिखा है ना यूनिट से तो पहले बता दिया था, तो जो हमने एक दिखाया था ना काट के क्यूब, वही क्या होता है? यूनिट सेल होता है, पता है ना, ये बताया था सिंपलेस्ट यूनिट, तो वो उसके यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन तो ये आपके टेबल है। तो हमने क्या क्या पोजीशन पे रखा था एटम, बताओ लोकेशन ऑफ एटम कॉर्नर, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन क्या रखा? कॉर्नर। कितने शेयर्ड यूनिट सेल थे इसके लिए? 8। कॉर्नर वाला 8 होगा ना, ऐसे में देखो ये कॉर्नर को पकड़ो, दिख जाएगा ना 8 हो गया। कमरे देखना बस आपको 8 कितना शेयर करेगा? कंट्रीब्यूशन ईच यूनिट सेल कितना होगा बेटा? 1/8। इसका क्या था हमारा, कहां पे रखा था? ये कितना था शेयर कर रहा था? 4 को दिखाया था ना हमने क्यों बना के, कितना कंट्रीब्यूशन हो बेटा? ये तो चीज बता रहा हूं ना, ये अपने न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद कहां रखा है? फेसेस में कितना क्यूब को शेयर कर रहे थे? 2। कंट्रीब्यूशन ये क्लियर। बॉडी में रखा था
बॉडी सेंटर पे, ठीक बेटा, ये फेस सेंटर लिखो या सेंटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना था 1, इसका भी कितना होगा कंट्रीब्यूशन, सही है, हो रहेगा ना। ऐसे नीचे साल करो 1 हाफ का आधा 1/4, उसका आधा 1/8, ठीक है। यही समझाया तुमको लास्ट क्लास, क्लियर है। अब देखो जो आप तुम्हारे बोर्ड में आता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से, वो कर ले, तुरंत हो जाएगा, याद रहेगा ना तुम्हें, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका बोर्ड में आएगा बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं थोड़ा लिखने का ढंग बता देता हूँ थोड़ा बोर्ड के लिए। क्या करना, जब भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव पढ़ाना तो उसका डिफिनेशन लिखना, उसका वो फिगर बनाना जो फिगर मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव नंबर यहां से स्टार्ट होना, जो भी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर z इक्वल टू 8 × 1/8, उसके बाद ये करके दिखा देना, तो आपको फुल नंबर मिलेगा। शुरू से स्टार्ट करना जहां से कॉर्नर, ऐसा नहीं कि यही केवल दिखा देना, ये तो शॉर्टकट है ना। थोड़ा ऊपर से दिखाना, उसको नीचे लिख लेगा, डायग्राम में दिखा के सब, हाँ जी, जहां जहां एटम है ना वहां दिखा देना और डिफिनेशन लिख देना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं जेड से, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो एक कॉमन सा फॉर्मूला है, देख लो। तो जेड इक्वल टू क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एटम, जहां पे लोकेशन है एटम का, लोकेशन ऑफ एटम। तो लोकेशन ऑफ एटम से क्या मिल रहा है, कितना यूनिट से तो शेयर कर रहा है, मिल जाएगा ना, इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच या तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन दैट लोकेशन लिख, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। वैसे भी आपको लिखना है। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है बेटा, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। तो फर्स्ट के लिए कंप्लीट करते हैं, एससीसी सिंपल क्यूबिक। तो एटम इसमें कहां पे रहेगा, कॉर्नर पे। तो सारे एटम कहां पे रहेंगे, एट कॉर्नर। अब इसका जेड निकालना है, तो लोकेशन आपको पता चलेगा कॉर्नर, कॉर्नर में कितना यूनिट का कंट्रीब्यूशन होता है, 8 होता है ना पहले, 8 × 1/8, जेड की वैल्यू कितनी आ गई इसकी। तो बस मैंने क्या समझाया वो चीज लिख लेना, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो 8 × 1/8 = 1, बस इतना ही लिखा देना। तो सबका आपको पूछेगा। सेकेंड होता क्या, बीसीसी, बॉडी सेंटर, है ना। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए क्या होगा बेटा, एटम एट कहां पे होगा, एट कॉर्नर, प्लस कहां पे होगा, बॉडी सेंटर, है ना। तो इसका जेड निकालोगे तो समेशन करना पड़ेगा, कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, और टोटल एटम कितने हैं 8 है, अभी तो कोई मिसिंग नहीं है ना, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 8 × 1/8 प्लस इसका क्या होता है 1, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, इसके लिए जेड 2 है। इसके बाद आपके पास क्या होता है, फेस सेंटर। चलो फेस सेंटर कर लेते हैं। फेस सेंटर, दिस इज एससीसी। एटम का क्या होता है बेटा, कॉर्नर पे होता है और सब फेस पे होता है। तो एटम्स एट कॉर्नर प्लस फेस
जेड इसका क्या लिखोगे? कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही होगा हमेशा ना। अब फेस वाले का कितना होता है? 6 पेसेस है, 1/2 होता है, सही है। प्लस 6 इंटू 1/2 तो 1 प्लस कितना है बेटा? 3। इसके लिए जेड इक्वल टू कितना लिखोगे? 4। चौथा एज सेंटर। अब एज सेंटर के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपके बोर्ड में नहीं है, आपको ये तीनों कहलाएंगे, कभी कभी इन सेंटर आएगा। क्लियर है? एनसीईआरटी में नहीं है। एज सेंटर क्यों बता रहा हूं? इसका कारण है क्योंकि सारे जो फॉर्मूले बनेंगे इसी सबसे बनेंगे, जो फॉर्मूले वाला क्वेश्चन बनाने का आता है ना वो। ठीक है? एज सेंटर में कहां होगा बेटा? एटम, एटम्स एट कॉर्नर में होगा ही। एंड कहां पे देखा था हमने? एंड एज सेंटर। कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। जेड इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 इंटू 1/8 प्लस कितने थे तो बेटा? 12। हर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, सही है। 12 इंटू 1/4 कितना हो गया? 3। ये भी कितना हो गया? 1। जेड कितना हो गया बेटा इसके लिए? सही है। इसको बेटा तो ये तो कर दिया होगा। टाइम हो गया क्या? देखो तो 7 बज गया। ठीक है, तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल है ना बेटा, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ऐसा भी अभी हम एक ही टाइप का न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो रिमूव करना ज्यादा आता है ना, तो दोनों एक साथ करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो 3-4 न्यूमेरिकल करोगे, फिर रिमूव करने वाला फिर कल कराना पड़ेगा। जिससे अच्छा कि मैं जो केसेस बना ला 10 न्यूमेरिकल का वही एक साथ करा देता हूँ, तो उससे सारा आपका आ जाएगा। फिफ्थ अपना क्या है? एंड सेंटर इसमें कहां पे होगा बेटा? बताओ। एटम्स एट क्या लिखोगे? कॉर्नर एंड अपोजिट एसेस, 2 अपोजिट एसेस बनेगा वो सब। देखो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। कॉर्नर वाले का पूरा आएगा बेटा, लेकिन अपोजिट पेसेस पे कितने आइटम आएंगे? 2। और हर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। ठीक है, 2 इंटू 1/2 जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू। तो ये चैप्टर ऐसा है ना जिसमें जो तुम्हारे क्लास में आएगा क्वेश्चन सारा यहीं पे हो जाएगा, तो घर में जाकर पढ़ना नहीं, अगर तुम्हें मैथ अच्छे से आता है तो, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार, ऑनलाइन दोस्त क्लास लेंगे, ठीक है बेटा?